आज हम बात करेंगे अपने रीट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। जो क्या है, हमने इससे पहले सीडीपी करा दी है, ना देखे हैं तो देख लीजिए। इसमें हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी के अंग हैं, ध्यान से देखना और अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देना। ऑप्शन ए है उद्देश्य, ऑप्शन बी है विधेय, ऑप्शन सी है विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। आई होप अपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। यानी कि हमारा जो वाक्य यानी कि जो सेंटेंस होता है, इसके दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय यानी कि प्रेडिकेट। तो दोनों ही होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। क्या भी है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताते हैं उसे कहते हैं विधेय। ठीक है, तो याद रखना बाकी के कितने अंग होते हैं, तो दो अंग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जब बात की जाती है तो उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल उदाहरण है कि बच्चा सो गया। इस वाक्य में जो बच्चा है वो उद्देश्य है, और सो गया क्या है, विधेय। यानी कि बच्चे के बारे में बात की जा रही है, या वो क्या है, सो गया, तो ये विधेय है, और बच्चा जो है वो हमारा क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वे क्या कहलाता है। यानी कि जो सेंटेंस जो मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होता है, इससे बना होता है, तो उसे कहते क्या है। ऑप्शन ए है संभावनार्थक वाक्य, ऑप्शन बी है आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन सी है संकेतार्थक वाक्य, और ऑप्शन डी है प्रधान उपवाक्य। तो बताइए जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना उसे हम क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य से और मुख्य विधेय से बना होता है उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रधान उपवाक्य वह वाक्य है जो अपने उद्देश्य और उपविषय को स्पष्ट करता है। ये स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण होता है और किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता है। प्रधान उपवाक्य से वाक्य का प्रधान अर्थ या उद्देश्य निहित होता है, जिससे इसका संपूर्ण आशय स्पष्ट होता है। तो प्रधान उपवाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य वह वाक्य होता है जो अपने उद्देश्य और जो उपविषय होता है उन्हें स्पष्ट करता है। ये स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण होता है, किसी भी उपवाक्य पर निर्भर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, प्रधान उपवाक्य से वाक्य का प्रधान अर्थ या उद्देश्य निहित है, जिससे इसका संपूर्ण आशय है ये स्पष्ट होता है। इस क्वेश्चन है कि टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है अपमानित करना, ऑप्शन बी है छिपकर षड्यंत्र रचना, ऑप्शन सी है रक्षा करना, ऑप्शन डी है ध्यान रखना। तो बताइए टोपी उछालना एक मुहावरा होता है, उसका क्या अर्थ होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपमानित करना। तुम मेरी टोपी उछाल रहे हो, डैट्स मीन तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। जैसे अमीर होने के घमंड में अमित अपने से नीचे के लोगों की क्या करता है, टोपी उछालता रहता है। ठीक है, टोपी उछालने का मतलब है अपमानित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौज मस्ती में जीवन बिताया के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति क्या होती है, जो हमारे लोक यानी संसार में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अपना रख पराया चक, ऑप्शन बी है अपनी करनी पार उतरनी, ऑप्शन सी है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, और ऑप्शन डी है 8 बार 9 त्योहार। तो बताइए मौज मस्ती में जीवन बिताने का क्या अर्थ होगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 8 बार 9 त्योहार। मौज मस्ती में जीवन बिताना मतलब 8 बार 9 त्योहार होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि मौज मस्ती में जीवन बिताने का अर्थ है कि हमारा 8 बार 9 त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों या लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है भाषा प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी है भाषा संसर्ग विधि, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक विधि, और ऑप्शन डी है खेल विधि। तो बताइए विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की जो मूल ध्वनियाँ और लिपि होती हैं उनका ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने
पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, यानी कि निपुण किया जाता है, तो उसे हम कौन सी विधि कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। हमारी व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के से भाषा की जो मूल ध्वनियाँ और लिपि होती हैं उनका ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, यानी कि निपुण बनाया जाता है। तो इस विधि को हम पाठ्य पुस्तक की विधि कहते हैं। इस विधि में व्याकरण की पुस्तक के आधार पर जो व्याकरण का अध्ययन है वो करवाया जाता है। शिक्षक पहले पुस्तक से नियमों की व्याख्या करते हैं, फिर विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की जो मूल ध्वनियाँ और लिपि होती हैं उनका भी ज्ञान कराते हैं। नेक्स्ट है कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी है डाल्टन ने, ऑप्शन सी है मॉन्टेसरी ने और ऑप्शन डी है पार्कहर्स्ट ने। तो बताइए जो डाल्टन प्रणाली थी उसका आविष्कार किसने किया था? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्कहर्स्ट ने। ठीक है, जो डाल्टन प्रणाली है इसका जो आविष्कार है वो पार्कहर्स्ट ने किया है। हमारी व्याख्या भी है कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार अमेरिका की शिक्षा शास्त्री हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। ये व्यक्तिगत शिक्षा पर आधारित माध्यमिक शिक्षा तकनीक है और इस योजना को सबसे पहले विकलांगों के एक स्कूल थे और उसने शुरू किया था। किसने स्टार्ट किया था? विकलांगों के स्कूल ने। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? अमेरिका के शिक्षण शास्त्री हेलन पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट है कि ब्लूम-पागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं। ऑप्शन ए है सामान्यीकरण, ऑप्शन बी है व्यावहारिक प्रयोग, ऑप्शन सी है प्रस्तुतिकरण और ऑप्शन डी है व्यवहार परिवर्तन। तो बताइए कि ब्लूम-पागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में कौन सम्मिलित पद है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, ब्लूम-पागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन जो है, व्यवहार परिवर्तन ये सम्मिलित पद है। हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ब्लूम-पागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन सम्मिलित है। व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उसके निर्धारण को ध्यान में रखकर किया जाता है। कौन से होते हैं? हमारे शैक्षिक उद्देश्य, उनको ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं? निर्धारण को ध्यान में रखकर करते हैं। नेक्स्ट है कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? जो सुंदर अनुलेख है उसकी आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए है कि अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करें, ऑप्शन बी है कि अनुलेख सौ बोलकर लिखवाया जाए, तीसरा है कि अनुलेख में जो अक्षरों की बनावट है वैसी ही हो जैसे कि उसके आदर्श लेख हैं, और चौथे है कि सभी विकल्प सही है। तो बताइए सुंदर अनुलेख, अच्छा सा अनुलेख लिखने की क्या शर्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि अनुलेख में अक्षरों की जो बनावट है वो वैसी ही हो जैसे कि आदर्श लेख में होती है। ठीक है, अनुलेख में अक्षरों की बनावट कैसी हो? बिल्कुल वैसी जैसी कि आदर्श लेख में होती हैं। ये सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त है। हमारी व्याख्या भी है कि सुंदर लेख की आवश्यक शर्त अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में है। इसमें एक रूपता सुनिश्चित होती है और अच्छी हस्तलेखन आदतों के विकास को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। ऑप्शन ए है चित्र विस्तारक यंत्र, ऑप्शन बी है ग्रामोफोन, ऑप्शन सी है चार्ट और ऑप्शन डी है नाटकीकरण। तो दृश्य और श्रव्य, दृश्य मतलब दिखाई भी देता हो, श्रव्य मतलब सुनाई भी देता हो। तो चार्ट के माध्यम से हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो ये हट जाएगा। ग्रामोफोन के माध्यम से हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, तो ये भी हट जाएगा। चित्र विस्तारक यंत्र जो होता है इससे भी हम नहीं कर सकते, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है नाटकीकरण। ठीक है, नाटकीकरण ये दृश्य साधन भी है और श्रव्य साधन भी है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य दृश्य श्रव्य साधन जो है वो नाटकीकरण है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है नाटकीकरण। श्रव्य दृश्य सामग्री वे होती हैं जिसे हम अपने कानों और अपनी आँखों का प्रयोग करके शिक्षण के दौरान करते हैं। किसी भी विषय को रंगमंच पर नाटक के माध्यम से हम सजीव बनाया जा सकता है, नाटक के माध्यम से सजीव बनाया जा सकता है और नाटक को देखने में हम अपनी आँखों का व नाटक के संवाद को सुनने में अपने कानों का भी प्रयोग करते हैं। मतलब दृश्य श्रव्य साधन जो मैं दिखाई भी देती हूँ और सुनाई भी देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, यानी कि इसमें से वो कौन सा तत्व है जो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है विषय सामग्री, ऑप्शन सी है जिल्द और ऑप्शन डी है शैली। तो देखो कौन सा हमारा सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिल्द। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक होता है उसके आंतरिक रूप में जिल्द सम्मिलित नहीं होती है। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में दी जाने वाली विषय सामग्री की ओर संकेत करता है, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री दी होती है उस ओर संकेत करता है जिसमें जिल्द शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। ऑप्शन ए है कि कक्षा शिक्षण में पूर्ति, ऑप्शन बी है स्वाध्याय के लिए अवसर, स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ने के लिए अवसर, थर्ड है कि विकल्प ए और बी दोनों सही है, फोर्थ है कि कोई नहीं। तो बताइए कि कौन सा भाषा पुस्तकालय का लाभ है। तो लाभ पूछा हमसे किसका, भाषा पुस्तकालय का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के लिए अवसर, ये भाषा पुस्तकालय का लाभ है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भाषा पुस्तकालय का लाभ कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के लिए अवसर दोनों ही है। भाषा पुस्तकालय के द्वारा सीखने हेतु विशेष जो उपकरण होते हैं उनकी व्यवस्था होती है, जिससे स्वाध्याय के हमें क्या मिलते हैं, अवसर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और अनुभवी शिक्षकों का भी क्या मिलता है मार्गदर्शन हमें मिलता है। हमारा नेक्स्ट है कि इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, यानी कौन सा मौखिक जो परीक्षाएं हैं उनका गुण है। ऑप्शन ए है कि एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। दूसरा है कि मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है कि इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों जैसे कि सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। और चौथा है कि इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन हम नहीं कर सकते हैं। तो बताइए मौखिक परीक्षाओं का कौन सा गुण है। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषा कौशल जो कि सुनने, पढ़ने और बोलने होते हैं उनका एक साथ मापन किया जा सकता है। तो मौखिक परीक्षाएं का गुण क्या होता है, मौखिक परीक्षाएं जो बोल के कराई जाती है तो उनका सबसे अच्छा यही फायदा रहता है कि सुनने, बोलने और पढ़ने में एक साथ मापन हम कर सकते हैं तीनों मौखिक। हमारी व्याख्या भी है कि मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जाता है। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग ग्लोडाइडस ने शुरू किया था। मौखिक परीक्षाओं का सबसे पहले उपयोग किसने शुरू किया था, ग्लोडाइडस ने। मौखिक परीक्षाओं में छात्रों से जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं और छात्रों को उन प्रश्नों के उत्तर बोलकर मौखिक रूप से देने होते हैं। इसमें क्या करते हैं, छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और छात्र भी उनका मौखिक रूप से उत्तर बोलकर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। ऑप्शन ए है परीक्षण योजना बनाना, ऑप्शन बी है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, ऑप्शन सी है परीक्षण का पुनर्निरीक्षण और ऑप्शन डी है परीक्षण का अनुप्रयोग। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परीक्षण का अनुप्रयोग। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं है, तो परीक्षण का अनुप्रयोग ये नहीं है। परीक्षण की योजना बनाना है, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना भी है और उसका पुनर्निरीक्षण करना भी है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी सेम ही कह रही है कि परीक्षण का अनुप्रयोग उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए शामिल पदों में से नहीं है। परीक्षण का अनुप्रयोग परीक्षा योजना का चरण होता है। नेक्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का क्या दोष है। ऑप्शन ए है कि अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूर्ण वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। दूसरा है कि विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन और परामर्श निरंतर यानी लगातार देते रहते हैं। थर्ड है कि विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान लगातार होता रहता है। और चौथा है विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि विद्यार्थी पर पूरे वर्ष परीक्षा का भय बना रहता है, यानी कि डर, जिससे उसका जो स्वाभाविक विकास होता है वो भी कैसा होता है, प्रभावित। मेरी व्याख्या भी कह रही है हमारी
कि सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष यही होता है कि पूरे वर्ष भर इस पे विद्यार्थी का भय बना रहेगा, बच्चे डरे रहेंगे, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से संबंधित, जिससे छात्रों के विकास में सभी पक्ष जो होते हैं शामिल होते हैं। ठीक है, हमारा गद्यांश आता है, उसके आधार पर हमें प्रश्न संख्या 45 से 54 तक के उत्तर देने होते हैं। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ईपीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में इस तरह से जो आपका गद्यांश वगैरह है वो सेम ही रहता है, तो आप सब देख सकते हैं। वस्तुतः रचना जब सामायिक प्रसंग पर आधारित होती है तो लेखक पर एक और समय की मांग, आदर्श के आग्रह रूढ़ हो रहे हैं, समकालीन प्रयोगों की ललक और लोकप्रियता की लोभ का दबाव रहता है, और दूसरी ओर रचनात्मकता का दबाव रहता है। जितना अधिक वे रचनाधर्मी होगा उतना ही अधिक वे इतर दबावों का प्रतिरोध करते हुए रचेगा। रचना उतनी ही अधिक सफल होगी। इसके अनुसार यहाँ पर एक बात ये भी समझनी चाहिए कि जब रचनाकार विचार को संवेदित करेगा तब यह आवश्यक नहीं रहेगा कि प्रस्तुत रचना के केवल उतनी ही और वैसी ही रहे जैसी कि रचने से पूर्व की रूपरेखा में कल्पित की गई थी। कारण यह है कि संवेदित होने की प्रक्रिया में ही उस पर अवचेतना का दबाव भी आएगा। अब यह दबाव उसे कितना और कैसे बदल जाएगा ये जान लिए जाने का कोई साधन नहीं होता। ये तो रचने के बाद ही जाना जाता है कि क्या रचा गया है। प्रायः हर कलाकृति में ऐसे निहितार्थ रहते हैं और उसमें ऐसी व्यंजनाएं भी होती हैं जिनके प्रति स्वयं रचनाकार सजग हो ही ये आवश्यक नहीं। ये जो कहा जाता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि रचना वही और उतना ही बोले जितना लेखक ने चाहा है, वे कुछ कम या अधिक भी बोल सकती हैं और कभी कभार विपरीत भी बोल सकती हैं। उसका रहस्य यही है, यानी अवचेतना का दबाव इस श्रेणी की रचनाओं पर भी उसने प्रभाव डालता है। तुलसी जो कहते हैं कि लिखत सुधाकर लिखिया रहूं, ये वही है। राष्ट्रीय फलक की समस्याएं उठाए जाने के बाद भी भीष्म साहनी के अनजाने ही तम्स पंजाब की भीषण ट्रेजेडी बनकर रह गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। तो हमारा ये ट्रेजेडी शब्द हमारे गद्यांश में आया है, ये उत्पत्ति के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए है तद्भव। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं। दूसरा होता है तत्सम जो जी के त्यों होते रहते हैं। थर्ड हमारा है विदेशी जो अन्य भाषाओं से आते हैं। फोर्थ होता है देशज जो अपनी ही भाषा के होते हैं। तो बताइए कौन सा है हमारा ट्रेजेडी शब्द? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदेशी। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर विदेशी है। हमारे व्याख्या भी है कि ट्रेजेडी शब्द विदेशी है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी और अन्य किसी जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में शब्द आते हैं उसका हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कि इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार आदि। वही जो देशज शब्द होते हैं वो होते हैं लोटा, खिड़की आदि। नेक्स्ट हमारा है कि सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो हमारे यहाँ एक जैसे शब्द होते हैं, ठीक है, जिनके समान अर्थ निकलते हैं, एक जैसे जैसे होते हैं वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए है रसाल, ऑप्शन बी है प्रभा, ऑप्शन सी है शशांक, ऑप्शन डी है मले। तो बताइए सुधाकर का पर्यायवाची क्या है? देखो रसाल नहीं होगा क्योंकि रसाल का मतलब होता है आम, आम को हम रसाल भी कहते हैं, तो सुधाकर नहीं होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शशांक। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द होता है शशांक। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि सुधाकर का पर्यायवाची शशांक है। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसे हमारे अर्थ देते हैं जो शब्द, उन्हें ही हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आम का पर्यायवाची रसाल होगा, सुधाकर का शशांक होगा। ये हमारा पूछा गया था 23/7/2022 की शिफ्ट सेकेंड में राजस्थान टेट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर। ठीक है, रीट के एग्जाम में हमारा प्रीवियस ईयर करा रहे हैं आपको। नेक्स्ट है जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है ऑप्शन ए है प्रसूत, ऑप्शन बी है व्यंजनाएं,
ऑप्शन सी है संवेदित, ऑप्शन डी है संवेग। तो बताइए जिनकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन। देखो कुछ हमारे ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो हमारा आयोग देता है। तो इसमें भी हमें ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें हमें बोनस मार्क्स मिले थे, ठीक है, सबको मिले थे इसमें मार्क्स, लेकिन इसका सही अर्थ तो ऑप्शन सी हो जाएगा संवेदिक। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संवेदित कहते हैं, लेकिन इसके लिए आयोग ने सबको समान अंक दिए थे। नेक्स्ट है आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है अन, ऑप्शन सी है अना और ऑप्शन डी है अन। तो बताइए आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए हम कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे? विलोम होता है उल्टा, यानी कि हमें आवश्यक का उल्टा शब्द बनाना है तो हमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग करना पड़ेगा? और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी जो होते हैं शब्द के आरंभ में लगते हैं उसके जो होता है अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो आवश्यक जो है इसका मतलब होता है जरूरी, इसका हमें उल्टा बनाना है तो गैर जरूरी होगा, यानी आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। तो हमारा से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अन, ठीक है, ऐसा लगेगा अन, ना कि नीचे हलंत जरूर लगेगा। अन प्लस आवश्यक जो है, जो ये अन है ये उपसर्ग के रूप में लगाएंगे तो हमारा अनावश्यक बन जाएगा, ठीक है। अन प्लस आवश्यक बराबर अनावश्यक है। आवश्यक मतलब जरूरी, उल्टा होता है गैर जरूरी, यानी कि आवश्यक का अनावश्यक, कोई जरूरी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए अन उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होते हैं? जो आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि अन प्लस अदर अनादर, आ प्लस ज्ञान अज्ञान और अन प्लस आवश्यक अनावश्यक। नेक्स्ट है कि समायिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी कि जो समायिक है इसमें हम कौन सा प्रत्यय प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है का, ऑप्शन सी है इक और ऑप्शन डी है इक। तो देखो प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। देखो उपसर्ग आरंभ में लग रहे थे और जो प्रत्यय है वो अंत में लगकर परिवर्तन करेगा। तो समायिक जो है उसमें हम कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक। समय प्लस इक बराबर समयिक, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि समायिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इक है। जो शब्दांश यानी शब्द के अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या फिर विशेषता को लाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि सुंदर प्लसता सुंदरता, मानव प्लसता मानवता। नेक्स्ट हमारा है कि निर्थार्थ शब्द में संधि है। देखो हमारे प्रत्यय से भी पूछे गए हैं, उपसर्ग से भी पूछे गए हैं, विलोम से भी पूछे गए हैं, पर्यायवाची से भी पूछे गए हैं और अब हमारे देखो निहितार्थ शब्द में संधि से भी पूछ लिया है। ऑप्शन ए है यड़ संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। तो निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि होगी? तो निहित प्लस आर्थ, निहितार्थ कौन सी संधि होगी? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ठीक है। जो निहितार्थ है इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि निहितार्थ शब्द में जो है वो दीर्घ संधि है। निहितार्थ का संधि विच्छेद होगा निहि प्लस तार्थ बराबर निहितार्थ। जब दो समान स्वर यानी सावर्ण यानी कि सावर्ण एक जैसे वर्ण मिलते हैं तो उनके स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में अव्यय नहीं है। ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी है जब, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है रचना। तो बताइए इसमें से कौन सा अव्यय नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रचना। जो रचना है वो अव्यय नहीं है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो रचना है ये अव्यय शब्द नहीं है। अव्यय क्या होते हैं आपको ये भी पता होने चाहिए। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें विकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। क्या होता है कि जो लिंग, वचन, कारक और काल होते हैं इनके द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी या फिर अव्यय। विकारी या भी अव्यय, जैसे कि अधिक हो गया, जब हो गया, पूर्व हो गया, लेकिन रचना ये नहीं है अव्यय। नेक्स्ट है कि अनुसार शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास,
ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो बताइए अनुसार शब्द में कौन सा समास है? तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। अनुसार इसमें हमारा अव्ययीभाव समास है। हमारी व्याख्या है कि अनुसार समास में हमारी व्याख्या है कि अनुसार शब्द में अव्ययीभाव समास है। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, आज जन्म इत्यादि। क्या होता है हमारे अव्ययी समास में कि जिसका पहला पद होता है अव्यय और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उससे कहते हैं अव्ययीभाव समास। साथ ही में भी सोच सकते हैं कि जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं जैसे कि प्रति, यथा, ये उपसर्ग नहीं लग रहे हैं, तो जो उपसर्ग जिसमें प्रयोग होते हैं वो भी हमारे अव्ययीभाव कहलाते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आज जन्म इत्यादि। नेक्स्ट है वह शब्द में सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। वह, यह, इसका, उसका, तो ये सब हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक वे सर्वनाम होते हैं जो निजता का बोध कराते हैं। संबंध जिसमें होता है जिसमें जो सो लगा होता है तो वो तो संबंधवाचक। और अनिश्चयवाचक होता है मतलब जिसके बारे में पता नहीं होता। ठीक है, कौन, ये सब नहीं, कौन तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे अनिश्चयवाचक होता है ठीक है, अनिश्चयवाचक जैसे कोई आया है, ठीक है, कोई वगैरह है, तो ये अनिश्चयवाचक मतलब हमें नहीं पता। संबंध में जिसमें हम एक दूसरे से संबंध बताते हैं, जो सो निजता का बोध कराता है, स्वयं करूंगा ये काम। लेकिन वह जो होता है वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि हमें पता है कि वह आया है। ठीक है, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या था, इसमें भी हमें आयोग ने क्या दिया था, बोनस मार्क्स दिया था, मतलब सबको एक जैसे अंक दे दिए। लेकिन आप याद रखना कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। वो तो सबको पता होगा, जैसे कि ये है, वे है, जो, ये, वे। ठीक है, इसने सबको समान अंक दिए थे आयोग ने। नेक्स्ट है कि लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है वस्तुवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो बताइए लोभ में कौन सी संज्ञा होगी? संज्ञा होती क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और हमारी द्रव्यवाचक। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि लोभ में क्या संज्ञा है, तो किसी व्यक्ति के बारे में तो बता नहीं रहा है, राम श्याम गीता सीता ये होता है तो व्यक्तिवाचक होगा इसलिए हट जाएगा। जाति के बारे में बता नहीं रहा है, लड़का, माँ, तो ये सब तो है ही नहीं जाति की। वस्तु के बारे में भी वही बता रहा है, ये बता रहा है लोभ के बारे में। लोभ एक भाव में चला जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। लोभ, लालच, प्रेम, ठीक है, घृणा, ये सब भाववाचक में जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, जो लोभ होता है वो एक हमारा भाव होता है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। लोभ शब्द लोभी भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म इन सब के बारे में जानकारी होती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, थकावट, मित्रता, बचपन आदि। ठीक है, लेकिन अब आपसे ये देखोगा मिठास में कौन सा प्रत्यय? मीठा प्लस आस। थकावट में थक प्लस आवट। मित्रता में मित्र प्लस था। बचपन में बच प्लस पन। ठीक है, ये सब संज्ञा में हमारे क्या हो रहा है, प्रत्यय का प्रयोग भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि फिर से हमारा एक गद्यांश दिया गया है, उसके आधार पर हमें 55 से लेकर 60 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश पढ़िए और आंसर दीजिए। देखो हमने आपसे पहले कह दिया रीट की तैयारी कर रही हूँ, प्राइमरी की या जूनियर की, चाहे आपकी सीटेट की हो चाहे बिहार शिक्षक भर्ती की हो, ये आपके सेम ही रहते हैं, एक दूसरे से लेकर ये पूछता है। तो ये जो गद्यांश वगैरह है अच्छे से देख लीजिए, हिंदी तो सेम ही है। कह रहा है कि भाषा, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र की भावना को राष्ट्रीय रूप देकर ही संकीर्णता से बचा जा सकता है। सभी कुछ राष्ट्र का है या राष्ट्र से है, क्योंकि सभी घटकों का अस्तित्व राष्ट्र के कारण ही संभव है।
राष्ट्र है तो विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म है, राज्य है और जातियां हैं। अतः राष्ट्र के हित में हमें स्थानीय समस्याओं को अत्यधिक तूल नहीं देना चाहिए। साहित्य द्वारा यह कार्य संभव है क्योंकि साहित्य मानवीय मूल्यों का तथा मनुष्य का हिमायती है। वह व्यक्ति को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करता। कविता की भाषा में आदमी होने की तमीज है, तब कविता या साहित्य की अन्य विधाओं द्वारा आदमी को आदमी से जोड़ा जा सकता है। यह कार्य प्रारंभ भी हुआ है पर इसका व्यापक प्रभाव अभी दिखाई नहीं देता। कला और साहित्य का और अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। सर्वभाषा कवि सम्मेलन, संवाद, सेमिनार तथा चर्चा वार्ताओं के द्वारा समूचे देश में परस्पर सद्भाव और समझ का वातावरण बनाना श्रेयस्कर है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं और इनका असर भी पड़ रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा शीर्षक गीत व्यक्ति को अनुप्राणित करता है तथा राष्ट्र के प्रति हमें संचेतन होने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार के प्रयास यदि सार्वजनिक संस्थाएं, साहित्य संस्थाएं करें तो पूरे राष्ट्र को हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। हमारा इसमें क्वेश्चन है कि जातियां शब्द का एक वचन होगा। ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है जातियां, ऑप्शन डी है जाति। तो जातियां शब्द का एक वचन क्या होगा? इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाति। जाति जो है उसको हम बहुवचन में जातियां कहते हैं। याद रखना कि जातियां एक बहुवचन है, उसका एक वचन जाति होगा। व्याख्या भी है कि जातियां शब्द का एक वचन जाति होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमायती शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है बर्फीला, ऑप्शन बी है पक्षपाती, ऑप्शन सी है पक्षद्रोही, ऑप्शन डी है आयातीत। तो आयातीत, तो हमारा ऑप्शन डी है आयातीत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। कहते नहीं है तुम उसके बड़े हिमायती बन रहे हो, क्या बात है, मतलब उसके बड़े पक्षपाती बन रहे हो। ठीक है, किसी का पक्षपात करना, किसी के तरफ ज़्यादा का ज़्यादा करना, तो हिमायती बनना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमायती मतलब पक्षपाती। हिमायती शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति अथवा उसके कार्यों का पक्ष लेने वाला अर्थात पक्षपाती। ठीक है, क्योंकि तुम बड़े पक्षपात कर रहे हो मतलब बड़ा हिमायती बन रहे हो, उनके उन्हीं के पक्ष में बोले जा रहे हो, तो उसके कार्यों का पक्ष लेना मतलब पक्षपाती होना, हिमायती होना उसका। नेक्स्ट है इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन है संभाव्य काल, मतलब संभाव्य वर्तमान जो संभावना की बात करे। ऑप्शन बी है अज्ञात वर्तमान, जो वर्तमान में अज्ञा की बात करे। थर्ड है पूर्ण वर्तमान, पूरी तरह से वर्तमान में ही। फोर्थ है सामान्य वर्तमान। तो बताइए इनका असर भी पड़ रहा है, तो ये कौन सा काल है? से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान। पूरी तरह से वर्तमान की बात की जा रही है कि इनका असर भी पड़ रहा है। लेकिन हुआ क्या है, आयोग ने इसमें भी हमें दिया है बोनस मार्क्स। ठीक है, दिया गया वाक्य इनका असर भी पड़ रहा है में पूर्ण वर्तमान काल का है, लेकिन इसमें सभी को समान अंक यानी बोनस मार्क्स दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधा शब्द है। ऑप्शन ए है उभयलिंग है, ऑप्शन बी है पुल्लिंग है, ऑप्शन सी है नपुंसकलिंग है और ऑप्शन डी है स्त्रीलिंग है। इसमें जो पुल्लिंग वे होता है जो पुरुष जाति के बारे में बताता है, स्त्रीलिंग वे होता है जो स्त्री जाति के बारे में बताता है, उभयलिंग वो होता है जो दोनों के बारे में बताता है, पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में। तो बताइए विधा कौन सा शब्द है? विधा होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्त्रीलिंग। विधा एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है व्यक्तियों, ऑप्शन डी है व्यक्तित्व। तो बताइए व्यक्ति शब्द का कौन सा बहुवचन होगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी व्यक्तियों। ठीक है, व्यक्ति का बहुवचन व्यक्तियों होगा। हमारी व्याख्या भी है कि व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप व्यक्तियों होगा और शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि रोटी का रोटियां, माता का माताएं, स्त्री का स्त्रियां आदि। नेक्स्ट है कि राजधानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है, यानी नेक्स्ट है कि राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है भाखा। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भाषा। राजस्थानी भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप भाषा ही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राजस्थान के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है।
ठीक है। ये हमारा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी था, इसके बाद हम लैंग्वेज सेकेंड हिंदी कराएंगे और लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश और लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश भी कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आप जो हमारा होम एजुकेशन चैनल है इसको इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। फिलहाल आप जो टेलीग्राम है उसकी हमने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। और बच्चे भी कह रहे थे कि मैम हमें प्राइमरी लेवल के सॉल्व कराइए, तो बताइए वोट कीजिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको डालेंगे वोटिंग कि अगर आपको प्राइमरी लेवल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी लेवल लेकर आएंगे। पर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, हम आपको जूनियर लेवल का कराते रहेंगे, ठीक है। सो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई स्पेशल टॉपिक पे चाहिए हो जैसे CDP, हिंदी, इंग्लिश, SST या फिर EVS मैथ जो भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। आपके जितने अच्छे कमेंट करेंगे उतना अच्छा हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीट यानी कि राजस्थान एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर का प्रीवियस ईयर का पात्रता परीक्षा पेपर, जिसे आपको आइडिया मिल गया होगा कि पात्रता में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये 23/7/2022 को हुआ था। इससे पहले मैंने 24/7 वाला ऑलरेडी करा रखा है, ना देखा तो हमारी प्ले लिस्ट एक बना दी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। CTET की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे सारे चैनल प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में मोस्टली एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। प्याजे वागोत्सकी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको अपना रीट CTET जो भी कुछ टीचिंग में एग्जाम में पास होना है तो होम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आइडिया मिले कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहाँ हम क्विजेस देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और यहाँ के कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं, उनको भी अभी निशान लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।